नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं बच्चों। सबसे पहली मैं आपको यहाँ पर एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है फाइनली वो आ चुका है बच्चों, और उसको आपको डाउनलोड ज़रूर करना है। ठीक है, छोटा सा काम है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उस एप्लीकेशन पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन डाउनलोड तो आप ज़रूर करें। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको लॉगिन होना है मोबाइल नंबर और अपने ईमेल से, यानी जो भी जीमेल रहेगी आपकी उससे आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। हमारे पास आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद में जो भी क्लास रहेंगी, जो भी वीडियो उसमें डालेंगे, जो भी नोट्स वगैरह डालेंगे, वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। इसके बाद में अब हम मुख्य बिंदु पर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज करवाएं, हमारे लिए मोस्ट क्वेश्चन बताएं। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं पुराना पेपर, आपका जो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं वही पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको एक एक प्रश्न को व्याख्या सहित समझाऊंगा। थोड़ा सा यह है कि वीडियो 40-50 मिनट के आसपास या 45 मिनट के आसपास हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और हर प्रश्न को अच्छे से समझें और उसको सुनें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। उसमें सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, सारे टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे। मैं एक एक को समझाऊंगा अच्छे तरह से। आपको ये मानकर चलो कि एक प्रश्न में एक से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जब एक चीज़ को हम समझाते हैं तो उसके जो आंसर हैं उनको भी हम साथ साथ में समझाएंगे, तो आंसरों से भी कई बार नए प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए पूरा आपको वीडियो देखना है, अच्छे से हर प्रश्न को समझना है। ऐसे ही आपको सीरियल वाइज आपको प्रश्न हम बताते रहेंगे। जितना हमारे पास समय रहेगा 2-4 दिन का, उसमें आपको ये काम हम करवाएंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम जो रहेगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे, जैसे कि पेपर से रिलेटेड, पेपर आपका मतलब किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए, पेपर किस तरह का आएगा। ठीक है, उसमें पहले आपको कौन सी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। इसके अलावा OMR सीट में जो मिस्टेक हो जाती हैं वो हमारी मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ देखो भाग द लिखा हुआ है, भाषा योग्यता संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। ये आपका ओल्ड पेपर है। ठीक है, BSTC के अंदर जो आ चुका है पेपर वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाऊंगा, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना, बहुत ही आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है इससे। हमारा पहला सवाल है, देखिए 171 से हमारा ये प्रश्न मिलेगा आपको संस्कृत वाला। पहला सवाल समझते हैं। शकारस्य उच्चारणम स्थानमस्ति, यानी शकार का उच्चारण स्थान क्या है, इसको कहते हैं बच्चों। हमने आपसे कहा कि 3 प्रकार के स होते हैं। एक तो आपका ये वाला स होता है, ये वाला होता है, और एक आपका ये वाला होता है। इन तीनों प्रकार के श का अलग अलग नाम है। सबसे पहला हमारा जो है ये स्लेट वाला है, इसको हम दंत्य स बोलते हैं, दंत्य। इसके बाद में बीच का जो है षटकोण वाला, इसको हम कहते हैं मूर्धन्य शकार, और जो हमारा लास्ट वाला है इसको कहते हैं तालव्य शकार। तो ऐसे करके तीनों हमने नाम बता दिए। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि भाई ये वाला श जो मूर्धन्य कहलाता है तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा ही होगा। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है, मूर्धा इसका उत्तर है। हमने उच्चारण स्थान में आपको पंक्ति लिखाई थी, वो पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। हमने कहा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टवर्ग र और श, इन सब को हम किससे बोलते हैं, मूर्धा से। तो हमारा ये मूर्धा हो जाता है। 2 नंबर पे लिख रहा है तालु, तो तालु आपका आंसर गलत है, क्योंकि तालु नहीं हो सकता। तालु किसका होता है बताइए, अकु है विसर्जनीय नाम कंठा इचु यशानाम तालु, तो इचु यशानाम तालु, ई चवर्ग और यश का होता है। इसके बाद में दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कंठ है तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो ये भी आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहले नंबर का ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नंबर 2 सवाल, यानी कि 172 नंबर का अगला सवाल देख रहे हैं। दंतोष्ठम वर्ण है अस्ति, यानी दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है जिसको दंत और ओष्ठ दोनों जगहों से बोला जाता है, वह कौन सा वर्ण है बताइए फटाफट। तो दंतोष्ठम कहाँ पर आता है, तकार में आता है का नहीं आता साहब, क्योंकि तकार तो ऋतु लसानाम दंत है होता है,
ये नहीं होगा इसमें। इसके बाद में है वकार। अब वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई बताइए आप। तो आपने यदि ये पंक्ति याद करी होंगी उच्चारण स्थान वाली तो चुटकियों में यूं ही सही कर दोगे। तो एक पंक्ति आती है वकारस्य दंतोष्टम, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। अब तय का हमारा केवल ऋतु लसानाम दंत है तो दंत होता है, बट यहाँ व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, उकार होगा नहीं क्योंकि उकार का क्या होता है उपपद्मानीय नाम ओष्ठऊ, और से का क्या होता है बताइए आप। स्लेट वाले से का क्या होता है दंत्य होता है, दंत्य ऋतु लसानाम दंताहा ऐसे। तो ऐसे करके 2 प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं। पहला हो गया हमारा, इसमें पहला ऑप्शन था सही और दूसरे वाले सवाल में हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है वकार। ठीक है ना, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा देखिए 173 का। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। प्रादय है क्रिया योगे खाली जगह संज्ञाः स्युः रिक्त स्थानम भवति। रिक्त स्थान में क्या होता है, यानी क्या लिखा जाएगा रिक्त स्थान में। हमने आपको जब उपसर्ग का टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, तो हमने ये लाइन जरूर लिखवाई थी आपको। एक सूत्र हमने बताया था कि प्रादय क्रिया योगी। आगे हमने क्या बताया बताओ फटाफट बताइए। धातु नहीं, उपसर्ग यस। हमने कहा कि प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु, यानी जो प्र आदि हैं आपके उपसर्ग प्र पर अप सम अनु अब निश्चित दुष दुर जो 22 हैं, ये इनको हम प्रादि कहते हैं क्योंकि ये प्र आदि यानी प्र से स्टार्ट होते हैं और आदि आदि हम कह देते हैं प्रादि। तो प्रादय जो है जब ये क्रिया के साथ में योग रहता है, इनका क्रिया के साथ में योग होने पर ही इनको हम उपसर्ग कहते हैं। इनको हम उपसर्ग कब कहेंगे, जब ये क्रिया के साथ में जुड़े होंगे या क्रिया के साथ में इनका योग होगा। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा उपसर्ग है। क्या हो जाएगा बच्चों, उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है हमारा देखिए यहाँ क्वेश्चन 174 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। 174 में है संस्कृते उपसर्गाः कति। बहुत अच्छा सवाल है, सरल सवाल है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है ना, देखिए संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के अंदर उपसर्ग कितने होते हैं भाई बताइए। 18। 18 का मतलब 18 होता है, गलत। इसके बाद में द्वाविंशति यानी क्या होता है भैया 22, तो 22 होते हैं ना, करेक्ट है बिल्कुल। द्वाविंशति का मतलब 22 है, तो हमारा 22 वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। एकोनविंशति यानी 19 में 20 में 1 का मतलब 19, ये भी गलत है। विंशति ये भी गलत है। तो राइट हो गया हमारा 22 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में 22 को बोलते हैं द्वाविंशति ही। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला हमारा जो प्रश्न है वो 175 पर है। बहुत अच्छा सवाल है, प्रत्यय से रिलेटेड है। देयम इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययोः योग है। कह रहे हैं कि देयम जो हमारा शब्द है देयम, यहाँ प्रकृति प्रत्यय बताना है आपको। देयम में प्रकृति प्रत्यय बताना है, यानी प्रकृति यानी मूल धातु कौन सी है और उसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है ना, तो बताएंगे। देखिए ऑप्शन देखते हैं, बताएंगे अभी। दा प्लस यत, बताओ दा प्लस यत। अगला है दे प्लस यत, दी प्लस यत, दे प्लस यत। इसमें पहले नंबर का जो है वो एकदम करेक्ट है। हमने यत प्रत्यय जब पढ़ाया था तो उसमें हमने साफ लिखा रखा है, ये उदाहरण आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, दा यत बराबर बनेगा देयम, देयम। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है बच्चों, 176 नंबर पे ये भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रतीयते विधीयते इति खाली जगह रिक्त स्थानम अस्ति। रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो बच्चों देखिए ऑप्शन है धातु शब्द है अव्यय प्रत्यय। क्या आएगा बताओ। तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों, फटाफट अपने अपने आंसर खुद सोचिए और स्कोर कितना बन रहा है आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको जरूर से जरूर डाउनलोड करना है। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रत्यय। हमने जब प्रत्यय का टॉपिक पढ़ाया था तो हमने ये बात सबसे पहले लिखवाई है, ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये हमने सबसे ऊपर लिखाया था। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे।
आगे है हमारा 177, धार्यम इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययो योगः, यानी धार्यम जो हमारा शब्द है धार्यम, इसके अंदर आपको धातु अलग करनी है और प्रत्यय अलग करके बताना है। बताइए क्या होगा इसमें। तो हमने कहा कि भाई धार्य, अब धार्य ऐसा आ रहा है तो समझ लेना धार की आर की ध्वनि आ रही है। आर की ध्वनि केवल आपकी गुण संधि में मिलेगी कि वृद्धि में, बताओ। गुण में तो अर मिलता है, वृद्धि में आर की ध्वनि मिलेगी। तो यहाँ वृद्धि हुई है, सिंपल सी बात है। तो वृद्धि हुई है तो रिकु वृद्धि हुई है। अब वापस रिवर्स में जाओगे तो यहाँ पर आप कर दोगे ध्री। क्या कर दोगे? ध्री। अब ध्री में ण्यत प्रत्यय होगा और ण्यत प्रत्यय होगा तभी जाकर के आप इसको वृद्धि कर पाओगे। ठीक है। अब देखो आगे हमारा ऑप्शन है बी में धा, ठीक है, आगे है धार्य, फिर है धी। ये सब गलत है, केवल पहले नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। ध्री में ण्यत जोड़ते हैं तो हमारा बनता है धार्यम। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर। आगे चलो, आगे है 178, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार है कारकम स्यात्। बताओ क्या कहलाएगा? कर्म है, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, क्या कहलाएगा बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन एकदम सही है, अधिकरण। मैंने आपको ये चीज लिखाई है, समझाई है, कर्ता कर्म के द्वारा, ठीक है, तन्निष्ठ जो क्रिया होती है उस क्रिया का आधार जो होगा, ठीक है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, मतलब आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ऐसे भी आप यदि समझ गए होंगे तब भी आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। आधार है कारकम अधिकरणम स्यात्, ऐसे भी आप समझ लो इसको, आधार जो है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो राइट आंसर अधिकरणम हो जाता है। आगे चलिए 179 नंबर पे लिखा हुआ है अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम का संज्ञम स्यात्। ये चीज हमने लिखवाई हुई है आपको। ऑप्शन है अपादान, संप्रदान, कर्म, अधिकरणम। बताइए क्या सही होगा, बताओ। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया, हम इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी, यानी कि कर्म होगा, कर्म। ये चीज हमने लिखवाई है साफ साफ। अपादान आदि जो विशेष हैं, ठीक है, उनके अलावा जो अविवक्षित कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। हमने सूत्र बताया था एकथितंच, उसमें ये चीज सिखाई थी आपको। अपादान आदि जो विशेष हैं, ठीक है, उनके द्वारा अविवक्षितम कारकम, जो अविवक्षित कारक होगा उसकी हम क्या करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। ठीक है, बलिम याचते वसुधाम, इस तरह के उदाहरण याद आए होंगे आपको। हमने 16 धातु ऐसी बताई जिनके 2 कर्म होते हैं, वो इसी जगह बताई थी और उसी समय हमने ये चीज भी सिखाई थी। ठीक है, आगे चलो। आगे 180 नंबर का है संख्या पूर्वोक्तः समास है। हमने आपको खूब अच्छे से समझाया हुआ है कि संख्या यदि पूर्व में है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय तो उपमान उपमेय में होता है या विशेषण विशेष्य में होता है, यहाँ नहीं होगा। अव्ययीभाव समास नहीं होगा, क्योंकि अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में पहला पद हमारा क्या होता है? संख्यावाचक होता है, यानी संख्या उसमें होती है, और दूसरा वाला आपका संज्ञावाचक होता है। तो राइट आंसर हमारा द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, संख्या पूर्व द्विगु, ये हमने सूत्र भी बताया हुआ है। क्लियर है बच्चों? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 181 नंबर का। 181 में देखते हैं, द्वियमुनम इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम। द्वियमुनम हमने उदाहरण लिखवाया हुआ है द्वियमुनम का। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई इसका सूत्र बताना है, तो डायरेक्ट हम सूत्र पर ही बता देते हैं भाई। इसका तीसरे नंबर का है नदी भिश्च है, नदी भिश्च है, ये इसका सूत्र है। हमने इसमें बताया था कि नदी वाचक रहें या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी हमारी नदी हो सकती है, नदीवाचक शब्द होगा, तो हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे बताइए? अव्ययीभाव समास करेंगे। ये हमने आपको बताया था, किससे? नदी भिश्च सूत्र से। तो यहाँ पर द्वियमुनम में कौन सा सूत्र लगेगा? नदी भिश्च। और समास कौन सा होगा यहाँ पर बताइए? अव्ययीभाव समास होगा बच्चों। कौन सा? अव्ययीभाव समास। आगे चलिए, आगे है विशेषणम विशेष्येण बहुलम इत्यस्य यह सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इसका उदाहरण बताना है।
विशेषणम विशेषण बहुलम। अब हमने आपको एक बात सिखाई थी कि भाई विशेषण विशेष्य केवल एक ही जगह मिलेंगे, और वो कहाँ मिलेंगे आपको, कर्मधारय के अंदर। तो आपको कर्मधारय का उदाहरण ढूंढना है, सीधी सीधी बात है। किसका ढूंढना है, कर्मधारय का। लेकिन कर्मधारय के अंदर भी हमने दो चीज बताई, एक तो विशेषण विशेष्य बताया था, एक उपमान उपमेय बताया था। तो यहां पर विशेषण विशेष्य का पूछ रहा है, उपमान उपमेय का नहीं पूछ रहा। पहला ऑप्शन है घनश्याम, इसमें कर्मधारय समास है बट विशेषण विशेष्य नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत है। कुपुरुष में आपका तत्पुरुष समास है, ये भी नहीं होगा। नीलोत्पलम हमारा हो जाएगा, हमने ये लिखाया हुआ है नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम। तो नीलम आपका क्या है, नीलम विशेषण है और उत्पल आपका विशेष्य है, क्योंकि उत्पल यानी कमल होता है, कमल की विशेषता है नीला है, ऐसे। ठीक है, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाता सी। ठीक है ना, आगे चलिए। अब आगे देखिए, हमारा अगला जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं 183 नंबर का। विष्णु इमौ अत्र का संज्ञा प्रवर्तते, यहां पर कौन सी संज्ञा प्रवर्तित होती है? तो यहां ऑप्शन दे रखे हैं घी संज्ञा, संयोग संज्ञा, प्रगृह्यम संज्ञा, नदी संज्ञा। इसमें जो राइट आंसर है वो सोच लिया होगा आपने दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहां पर हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा। अब प्रगृह्य संज्ञा बहुत सारे लोगों ने तो पहली बार सुनी होगी, तो मैं बता देता हूं होती क्या है। एक संज्ञा होती है, ये प्रगृह्य एक प्रकार से एक संज्ञा होती है। ठीक है, इसके आगे भी स्वर रहने पर, अच संधि प्राप्त होने पर प्रकृति भाव ही होता है। समझ रहे हैं ना बात को? अब इसमें देखिए, यहां जो उदाहरण दिया है विष्णु इमौ, इसके लिए एक नियम है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, मतलब द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और एकारांत पद जो हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं विष्णु दीर्घ उकारांत हो रहा है, तो यहां पर आपको आगे स्वर भी मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या होगा, यहां पर संधि नहीं होगी, जैसा है वैसा का वैसा रूप रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि यहां पर प्रगृह्य संज्ञा वाला ऑप्शन क्यों सही है। क्लियर है ना, आगे चलिए। आगे है 84 नंबर पे, खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य का संधि। अब देखो, यहां कह रहे हैं कि खर यानी खर या अवसान में, खर परे रहने पर या अवसान में पदांत जो रे है उसकी क्या संज्ञा होगी बताइए? हल या व्यंजन या विसर्ग या स्वर, बताओ क्या होगी? 184 की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर हम बता रहे हैं दोस्तों सी, इसका राइट आंसर है सी। हमने आपको एक नियम बताया था सस जुशो रू, वो क्या करता है, सजुष शब्द के शय को और जो पदांत में हमारा से है इसके स्थान पर रू करता है रू, और रू का बचता है रे, क्या बचता है रे। इसके बाद में रे के स्थान पर विसर्ग होता है खरवसानयोर विसर्जनीयस्य सूत्र से। अब वो कब करता है, बाद में खर हो या अवसान में यदि ये है तो आप क्या करेंगे, पदांत में जो रे है उस रे को विसर्ग संधि हो जाती है। क्या होती है, विसर्ग संधि। तो यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ये आपको समझना है। ठीक, आगे चलिए। आगे है 185, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोर एको कास आदेश स्यात्। बहुत बढ़िया सवाल है। ये कह रहे हैं कि अवर्णात अचि परे, अवर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं क्या? अवर्ण का मतलब होता है ए और आ, यानी कि ए और आ जो हैं इनको अवर्ण बोलते हैं। अवर्ण के बाद में पूर्व और पर के स्थान पर जो आदेश होता है वो कौन सा होता है, वृद्धि होता है क्या? नहीं। इसके बाद में प्रगृह्य होता है क्या? नहीं। गुण होता है क्या, बताओ? गुण होता है क्या? यस, गुण होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दीर्घ नहीं होता। अब गुण में हमने जब गुण संधि पढ़ाई थी तो हमने ये बात सिखाई थी आपको कि अवर्ण के बाद में, ठीक है, अवर्णाद अचि परे, अवर्ण के बाद में अच पर में रहे तो पूर्व और पर जो है हमारे उन दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। जैसे रमा धन ईश है तो रमा में आ और इधर ईश का ई दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं, वहां गुण हो जाता है। ऐसे आगे चलो। शिवोर्च इत्यस्मिन उदाहरणे संधि विच्छेद है कह, इसका संधि विच्छेद बताना है सीधा सीधा। तो शिवो अर्च गलत, शिवम अर्च गलत, शिवह अर्च गलत, आर्च, शिवस अर्च है,
एकदम करेक्ट। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। अब यहाँ आप जानते होंगे भाई प्रोसेस किस तरह से होती है, सेवो और चेक कैसे बना, ये हमने पढ़ाया हुआ है और ये का यही उदाहरण हमने आपको समझाया हुआ है, इसलिए इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझे कि नहीं। क्री धातु हो विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भविष्यति, यानी हमारी क्री धातु, इसके बाद में विधिलिंग लकार का रूप पूछ रहे हैं और उत्तम पुरुष के अंदर द्विवचन, उत्तम पुरुष में द्विवचन। अब ध्यान रखना, उत्तम पुरुष में द्विवचन चाहिए और विधिलिंग लकार का रूप चाहिए। तो विधिलिंग में रूप बनता कैसे है भैया, कुरियात कुरियाताम कुरियु कुरिया कुरियातम कुरियात कुरियाम कुरियावह कुरियाम है, इस तरह से बनता है। तो कुरवुहु नहीं बनेगा, कुरियामे कुरियामे। अब बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, कुरियामे है नहीं बनेगा, क्योंकि कुरियामे आपका द्विवचन में नहीं बनता। कुरिया किस में बनता बताओ, कुरियाव कुरियामे बहुवचन बनता है, लेकिन हमसे तो द्विवचन पूछ रहा है ना, इसलिए आपको ये वाला नहीं करना है। कुरियाम ये गलत है, वैसे ही हलंत नहीं आता है। इसके बाद में कुरियावे ये हमारा करेक्ट है, डी वाला हमारा एकदम सही है। कुरियावे बनता है बच्चों, कुरियावे क्या बनता है, कुरियावे। मैंने अभी बोल के बताया ना, कुरियात कुरियाताम कुरियूहु कुरिया कुरियातम कुरियाते कुरियाम कुरियावह कुरियामे, इस तरह से बनता है इसका, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने एक एक बात को अच्छे से समझाया है, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है, उसको एक बार हम समझते हैं क्या है। देखो कह रहे हैं कि विभेतु इति पदे धातु लकारश्च अस्ति, इसमें धातु और लकार बताना है। धातु लकार पद है हमारा विभेतु। हमने कहा कि भाई जब किसी धातु रूप में तू लग जाए यानी कि ऊ लग जाता है तो समझ लेना वो आपका लोट लकार का रूप है बच्चों। किसका है, लोट लकार का। ये सबसे बढ़िया पहचान बताई थी मैंने, जैसे पठतु 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 कहाँ पर आता है, पठतु प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो ये भी फिक्स हो गया है कि विभेतु आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और इसमें भी धातु है बच्चों, भी यानी डरना होता है, डरना। और ऊ को देख करके हमने पता लगा लिया कि इसमें लोट लकार है। अब लोट लकार वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो लोट लकार सिर्फ और सिर्फ हमारा पहले नंबर पे मिल रहा है, बाकी में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो भी धातु में लोट लकार है ये, समझ गए बच्चों। आगे चलिए, आगे है हमारा 189, राम शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपमस्ति। अब राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप चाहिए, तो राम का रूप बोल के देख लो। सप्तमी का रामे रामयो रामेशु, रामे रामयो रामेशु। अब रामे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। रामात पंचमी में बनता है भैया, रामेण तृतीया में बनता है, रामाणाम षष्ठी के बहुवचन में बनता है, लेकिन हमसे सप्तमी पूछ रहा है तो रामेशु हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि रामेशु ही सप्तमी में बनता है बहुवचन के अंदर, और कहीं नहीं बनता। रामे रामयो रामेशु सप्तमी, ऐसे, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, 190 नंबर का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। निम्नेषु अशुद्धम वाक्यमस्ति, इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा बताना है, अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य कौन सा है। सबसे पहला है हमारा, देखिए जटाविस्तापस है, एकदम सही है। जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, करेक्ट है, तृतीय विभक्ति हो गई। इसके बाद में पितृव्य स्वधा, ये भी हमारा करेक्ट है, बता रखा है हमने, पितृव्य स्वधा। नमस्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच, इनमें सब में कौन सी विभक्ति होती है बताइए, चतुर्थी, जैसे कि गुरवे नमः, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए पितृभ्य स्वधा, इसलिए पितृभ्य बहुवचन का रूप आया। इसके बाद में उपाध्यायात अधीते, बिल्कुल सही है, पंचमी होती है। यहाँ पर है छात्रेण गोपाल पटुतम है, ये गलत है भैया। डे यानी डी, डे का मतलब यहाँ पर डी है, ये डी यानी चौथा वाला जो है ये हमारा सही है, यानी अशुद्ध वाक्य मिल गया हमें। ये वाला हमारा जो है ऑप्शन सही है और वाक्य गलत है। सही कैसे होगा वाक्य, हमने आपको बताया है भाई, पटुतमः जो लगता है वो बहुत सारों में से जब एक का सिलेक्शन करना हो, एक का चयन करना हो, तब हम पटुतम यानी कि तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तमप का।
यदि हम विभक्ति लगा करके वाक्य बनाएं तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगती है। हमने पहले भी बताया है कि जब किसी समूह से किसी को अच्छा बताना हो, श्रेष्ठ बताना हो, तो उसमें हम षष्ठी और सप्तमी करते हैं, यतश्च निर्धारणम सूत्र में हम बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये गलत है। तो यहाँ पर छात्रेण की जगह छात्राणाम या छात्रेषु होता तो बिल्कुल सही था, लेकिन ऐसा नहीं है तो गलत है। आगे चलिए, आगे देखिए बच्चों, अगला है हमारा 191, बहुत ही सरल है। कारकाणि भवंती, कारक कितने होते हैं? 5, गलत। षट बिल्कुल सही, यानी कारक 6 होते हैं भाई। हमने इसको बता रखा है एक श्लोक के माध्यम से। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। षट षट यानी होते हैं 6, यानी कारक कितने होते हैं? 6। इसके बाद में आगे है पद संज्ञायाः विधायक सूत्रमस्ति। पद संज्ञा विधायक सूत्र बताना है। पद संज्ञा किससे होती है? मैं आपको ये बहुत पहले सिखा चुका हूँ पद संज्ञा वाला सूत्र। आदिरंतेन सहिता से इससे क्या होती है बताओ? आदिरंतेन सहिता प्रत्याहार संज्ञा होती है। इससे क्या होती है? प्रत्याहार संज्ञा, यानी प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इसके बाद में हलोनंतरा संयोगा, इससे कौन सी होती है? संयोग संज्ञा होती है। इससे कौन सी होती है बताओ? संयोग संज्ञा। तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमसे संयोग तो पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। इसके बाद में है शुभ तिङंतम पदम। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है पद, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में है परह सन्निकर्ष संहिता। तो यहाँ पर संहिता संधि मतलब संहिता का मतलब संधि, संहिता संज्ञा होती है। इससे परह सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होगी, और शुभ तिङंतम पदम से आपकी पद संज्ञा होगी, और यही पूछा जा रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 193, बहुब्री समासस्य प्रधान लक्षणम अस्ति। बहुब्री समास का प्रधान लक्षण क्या है बताइए? मैंने आपसे कहा कि बहुब्री की सबसे मेन बात है कि इसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान, गलत है, क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष में होता है, पूर्व पदार्थ हमारा अव्यय भाव में होता है, ये भी गलत है। अन्य पदार्थ प्रधान, ये एकदम करेक्ट है। अन्य पद की प्रधानता सिर्फ और सिर्फ बहुब्री समास में होती है, और यही हमसे पूछा जा रहा है। उभय पदार्थ हमारा द्वंद्व में होता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे चलिए, आगे है निष्ठा प्रत्यय भवति। निष्ठा प्रत्यय होते हैं। निष्ठा प्रत्यय किनको कहा जाता है बताइए? हमने ये बताया है, त तवतु निष्ठा। इक्तः और इक्तवतु प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो क्षत्रिय सानच नहीं है, क्योंकि इनकी सत संज्ञा होती है। तो और इक्तवतु की होती है आपकी निष्ठा संज्ञा। ये दोनों हमारे करेक्ट हैं, यानी कि बे ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा 94 का। किसका? 94 का। ठीक है, त्वा और लेप गलत है, तुमुन गलत है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। 195 दर्शक है। इत्यस्मिन पदे प्रकृति प्रत्ययो योग है। प्रकृति प्रत्यय का योग। दर्शक में दृश्य धातु है, दृश्य देखना। तो दृश्य धातु देखो कहाँ पर है? सभी में दे रखी है। अब दृश्य धातु में अक प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल गलत है, अक प्रत्यय होता ही नहीं है। इसके बाद में अण प्रत्यय होता है, बट यहाँ अण प्रत्यय नहीं होगा। यहाँ कौन सा होगा? अण नहीं है, यहाँ पर णवुल प्रत्यय होगा बच्चों। णवुल, नवुल से बनेगा आपका दर्शक है, और दृश्य घय करके नहीं बनेगा, गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा से वाला। कौन सा हो जाएगा? से वाला। अब चलते हैं 96 की तरफ। निम्नेषु शुद्ध वाक्यमस्ति। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध पहला है आपका कामात क्रोधो विजायते। बिल्कुल सही है, क्योंकि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये वाक्य एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद में कामेन, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है दोस्तों। पंचमी हमने आपको नियम बता रखा है, पंचमी क्यों होती है? जनिक कर्तु प्रकृति, इस सूत्र से हमने बताया था। इसके बाद में कामस्य गलत है, कामाय गलत है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अब 197 नंबर है पावक है। इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। पावक जो है हमारा, इसका संधि विच्छेद बताना है बच्चों। तो पावक में संधि कौन सी है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो विच्छेद हो जाएगा, पो नहीं होगा, क्योंकि पो में ओ को तो अब करेंगे तो पावक नहीं बन सकता। सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा पौ धन अक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पौ में औ को हम क्या करेंगे? आव, और आव में अक मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? आवक है।
और आवक में आप पे मिलाएंगे तो पावक बन जाएगा, यही तो बनाना था। पोधन अके गलत है, पौधन आके गलत है, केवल हमारा बे वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 198 नंबर का सवाल बहुत सरल है और बहुत ही मोस्ट है। वार्तिक कार है के, वार्तिक कार किसे कहते हैं? वार्तिक कार हमने बताया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना करी, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद में कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे, तो हमें यही तो पता लगाना था, वार्तिककार हो गए कात्यायन जी। इसके बाद में वरदराज आचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, ठीक है ना, ऐसे। अब हमारा सेकंड लास्ट है आज का, आभ्यंतर प्रयत्नाः कतिविधः सन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? एकदम सरल है, त्रिविधः गलत, चतुर्विधः गलत, पंचविधः सही, यानी कि 5 प्रकार होते हैं हमारे आभ्यंतर प्रयत्न के। नाम सुन लीजिए, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृत, ये 5 नाम है बच्चों। आज के इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है 200 नंबर पे। फल शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम भविष्यति। तो यहाँ पर आपको पता है कि फल शब्द नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग में पहली और दूसरी विभक्ति में रूप हमारे अलग चलते हैं। तीसरी विभक्ति से लेकर के 7वीं विभक्ति तक हमारे रूप राम की तरह चलेंगे। आप चला के देख लीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है चतुर्थी बहुवचन, तो राम की तरह चलाना है। राम में बनता है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो रामेभ्य। देखो इसमें फलाभ्याम नहीं आता है, क्योंकि ये फलाभ्याम कहाँ बनता है भाई? द्विवचन में बनता है, जबकि हमसे बहुवचन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर फलेभ्य बहुवचन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और चतुर्थी का बहुवचन है रामाय रामाभ्याम, ठीक है, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामेभ्य। तो यहाँ पर हो जाएगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, और फलाय एक वचन है इसलिए गलत है, फलेन हमारा एक वचन है इसलिए गलत है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा फलेभ्य, ठीक है, फलेभ्य। जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, इस तरह से ये आपका बनता है बच्चों। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये वो पेपर है जो पहले एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे दोस्तों। इसके अलावा और भी मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा, ओल्ड पेपर में आपको और भी सॉल्व करवाऊँगा, इसलिए चैनल पर बने रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। और लास्ट में फिर कहना चाहेंगे कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड आप नहीं करोगे तब भी पता चल जाएगा, और कर लोगे तब भी पता चल जाएगा। इसलिए छोटा सा काम है, फ्री का काम है, इसको ज़रूर से ज़रूर करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ उस पर क्लिक करना है, सिर्फ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम रहेगा मिशन संस्कृत, ठीक है। आराम से संस्कृत पढ़नी है आपको, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें।